चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्वैप के बारे में, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने अक्सर मर्जर के बारे में सुना होगा। तो जब दो कंपनियों का मर्जर होता है ना, तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी ए है और एक कंपनी है बी। तो आपको पता है कि जब कंपनियों का मर्जर होता है तो एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, ये सबको पता है। तो अब हम ये मानते हैं कि ये जो कंपनी बी है ये ए में मर्ज होने वाली है। अब ए कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ और बी कंपनी के शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़। अब ये मानते हैं कि ये जो बी कंपनी है ना ये ए में मर्ज होने वाली है, तो एक नई कंपनी बन जाएगी, मान लेते हैं ए बी कंपनी। तो अब ये वाली कंपनी तो एग्जिस्टेंस में नहीं रहने वाली, पर इसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा? शेयर होल्डर्स को शेयर तो मिलने चाहिए ना। तो अब जो शेयर होल्डर हैं उनको ए कंपनी के शेयर मिलेंगे, ठीक है, और जिस प्रोपोर्शन में मिलेंगे उसे बोला जाएगा शेयर स्वैप। तो अब ये जो बी कंपनी है ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, तो अब बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ए कंपनी के शेयर मिलेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बी कंपनी के शेयर का प्राइस है 50 रुपीज़ और ए कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो अब यहाँ पर 2:1 का रेशो दिया जाएगा, यानी 2 शेयर इसके दिए जाएंगे और बदले में कितना मिलेगा? ए कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। इसी को बोला जाता है शेयर स्वैप रेशो, ठीक है। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में प्री डिटरमाइंड टर्म कंडीशन पे किया जाता है। जैसे दो कंपनी के मैनेजमेंट मर्जर का डिसीजन लेते हैं, जो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है क्या टर्म कंडीशन रहेगी, और जब कंपनी का मर्जर होता है तो एक कंपनी के शेयर होल्डर को दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स मिलते हैं, जिस प्रोपोर्शन में मिलते हैं उसी को शेयर स्वैप रेशो बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? सर क्वेश्चन है, बोलिए। सही पता कैसे चलता है कि जब कंपनी मर्ज होगी तो बी कंपनी को पता कैसे चलेगा कि ये हमारे शेयर है और ये ए के शेयर है? ये तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम मैनेजमेंट करता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। और ये रेशियो चेंज हो सकती है? नहीं, एक बार डिसाइड हुई तो नहीं हो सकती, फिर दोबारा अगर मान लीजिए क्या होता है कि जब भी ये सारी चीज़ें होती है ना, तो शेयर होल्डर्स की, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो आप कंपनी में ऑनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑनर से राय ली जाती है ना कंपनी में जब भी मेजर डिसीजन होता है। तो जब भी मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है आप लोगों की राय पहले ले लेता है, तो अगर राय सबकी कंसेंट होती है तभी ये सारी चीज़ें हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो अगर मर्जर होगा तो आपकी राय के बिना थोड़ी होगा, पहले आप वोट करेंगे उसके बाद ही होगा। इसमें नॉर्मली क्या रहता है ना, जिस कंपनी के लिए मर्जर अच्छा है, मान लीजिए लॉस मेकिंग कंपनी है, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा, इसके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। जिसके लिए बेहतर चीजें होंगी उसके शेयर में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है नॉर्मली देखा जाए तो। अब दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम कहते हैं वारंट। अब ये वारंट क्या होता है? ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल वारंट और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल वारंट, ठीक है। कन्वर्टेबल वारंट वो होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एंड नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अब जब भी कंपनी को ना वेरी लॉन्ग टर्म में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, वेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल समझ लीजिए क्या होता है, 5 साल, ठीक है, के आसपास का समय को हम वेरी लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो जब भी कंपनी को वेरी लॉन्ग टर्म में कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है? वारंट इशू करती है। अब ये जो वारंट होता है ना, ये इन्वेस्टर्स को, आप जैसे इन्वेस्टर्स को एक क्या देता है? ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पर ये वारंट को कन्वर्ट करा लें इक्विटी शेयर्स में, और चाहें तो अपना पैसा वापसी ले लें इंटरेस्ट के साथ। पर अगर कन्वर्टेबल वारंट है तभी ये ऑप्शन मिलेगा, अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो आपको अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं वारंट। नॉर्मली ये फंड रेजिंग का एक तरीका होता है कंपनीज के लिए, और कंपनी ज़्यादातर इसे ऑप्ट नहीं करती हैं क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी तरीका नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये काम का है सर। अब देखो एनर्जी भी आ गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। कल इंडिया का मैच था, बहुत सारे लोगों ने ना बैटिंग भी करी होगी ना, चाहे वो आप या हम में से ना हो, पर बैटिंग तो की होगी। अब बैटिंग का एक सिद्धांत होता है और वो सिद्धांत क्या कहता है? दो लोग बैटिंग में
इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों का कोई ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। वो दो दोस्त हो सकते हैं, एक लंबे समय से एक दूसरे को जानकारी हो सकती है दोनों की, है ना, ऐसा हो सकता है। रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर क्लोज रिलेशन में होता है जो ये काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेते हैं आपने और मैंने बैटिंग करी, और अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो ट्रस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो अब मैंने आपसे कहा कि इंडिया जीतने वाली है, मैं 25,000 रुपये इंडिया पे लगाना चाहता हूँ। तो आपने बोला मैं अभी, मान लेते हैं आप, मतलब आप अदरवाइज मत लीजिए क्योंकि आप भी इंडिया को ही जिताएंगे, पर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं साउथ अफ्रीका पे 25,000 रुपये लगाता हूँ। अब आप जीते या मैं जीता, खेल खत्म होने के बाद पैसे का लेन देन होगा, पर हाँ ये बात तय है कि आपने दोनों ने म्यूचुअली एक डिसाइड किया है कि अगर आप जीते तो मैं 25,000 दूंगा, और अगर आप हारे तो आप मुझे 25,000 देंगे। ठीक है, यही हमारी डील हुई है। पर इस डील में क्या हमने एक दूसरे से पैसा डिपॉजिट करवाया है? नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो एक ट्रस्ट है। तो जहां पे ट्रस्ट होता है ना, और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनको कहा जाता है ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, OTC कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है OTC कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मेडिकल टर्म भी है ना, आपके इसका कुछ और मतलब है। तो ये OTC कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जहां पे ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज क्या हुई इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हमने कोई भी डिपॉजिट नहीं लिया। ठीक है, तो नो डिपॉजिट। अब मान लेते हैं मैं हार गया या आप हार गए, हम दोनों ने पैसे का लेन देन तो किया ही नहीं है ना। हम ये भी बोल सकते हैं अरे यार तू तो भाई है, मेरे से पैसे लेगा, मजाक भी नहीं खेल सकते, कोई भी बात हो सकती है। अगर आप मेरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैं बोलूंगा भाई मैं तो नहीं देता पैसा, ले ले भाई तू, ऐसे ही बोलूंगा। तो यहां पर हम दोनों ना डिफॉल्ट कर सकते हैं, जिसे काउंटर पार्टी रिस्क किया जाता है। ठीक है, बैक ऑफ कर सकते हैं अपनी डील से। तो यहां पर ना काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो जाता है। तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क है, दोनों पार्टी बैक ऑफ कर सकती है। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास 25,000 नहीं है, मेरे पास 20,000 है। मैं बोलता हूँ भाई 20,000 रुपये ले लो, 5,000 जब आएंगे तब ले लेना, आप मान जाओगे, है ना, और सेम चीज आप कहोगे मैं मान जाऊंगा। तो यहां पर हम दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज कर दिया, अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया, तो उसे बोलते हैं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो हमने पैसों का लेन देन किया था हारने और जीतने के बाद किया था, उसको कहते हैं आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो सेटलमेंट जो हमारे बीच में हुआ ना, वो आफ्टर डिलीवरी हुआ। यानी सेटलमेंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ में आपने देखना है, हम सब्जी वालों के साथ कर लेते हैं। आपने अभी इलेक्शन में किया था, बीजेपी में किया था। देखो हर जगह तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, तो इनको कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो दो लोगों के बीच में OTC नेचर के साथ किए जाते हैं, जहाँ पर डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, जहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो डिलीवरी होती है, जो पैसों की डिलीवरी होती है या सेटलमेंट होता है, वो होता है डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में? अब ये एक्सचेंज पर नहीं होते, ये समझिए आप, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर नहीं होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं? रियल लाइफ में आपस में हम लोग करते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर आते हैं पता है? एक होता है डब्बा ट्रेडिंग, किसने सुना है? पहले दिन बात हाँ देखो अब समझाता हूँ मैं। ये डब्बा ट्रेडिंग ना, इसका एक एग्जांपल है। किसका? ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अब ये समझते हैं कैसा होता है। अब सर ने कहा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है भाई फाइनेंशियल मार्केट में, तो अब बताते हैं। अब हम ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब मैं आपके लिए एक ब्रोकर हूँ, ठीक है, जो डब्बा ट्रेडिंग का ओनर है, यानी मैं एक बुकी भी हूँ। ठीक है, अब मैं ना एक्सचेंज पे आपके ट्रेड नहीं डालूंगा, ना ही आपसे पैसा लूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ऊपर जाएगी। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुम अपना ट्रेड डालना चाहते हो, तो अगर ऊपर गई तो पैसा ले लेना, नीचे गई तो मुझे पैसा दे देना। अब इस बीच में ना मैं तुम्हें बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहा हूं। कैसे? जैसे ऐसे समझो, अगर तुम्हें एक निफ्टी बाय करना है तो तुमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा एक्सचेंज पर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया नहीं है, तुम्हारे पास 10,000 रुपये ही है मान लेते हैं। अब 10,000 में एक निफ्टी का फ्यूचर एक्सचेंज पर तो तुम कर नहीं पाओगे,
पर मैं तुमसे पैसा ही नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ तुमसे पैसा ले रहा हूं लॉस और प्रॉफिट के सेटलमेंट का, जो भी मैं कब लूंगा, जब तुम हारोगे तब। यानी 1 हफ्ते का यहां पे टाइम होता है और उस टाइम पीरियड में आपका वो जो ट्रेड है ना वो एक्सचेंज पर नहीं जाता, वो मेरी बुक में लिख लिया जाएगा, ठीक है। और लिखने के बाद क्या होगा, अगर मान लेते हैं मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो 500 पॉइंट इंटू लॉट साइज, यानी 25 का लॉट साइज है 12,500, वो मैं आपको दे दूंगा 1 हफ्ते बाद। जो भी हमारे बीच में डेट, जैसे 5 दिन हफ्ते में काम होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे सेटलमेंट डे मान लेते हैं, तो सैटरडे को मैं आपको 12,500 रुपये दे दूंगा। यानी आपसे मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया, सिर्फ आपने जो पैसा जीता है, जो पैसा आपने प्रॉफिट के रूप में कमाया है, वो मैंने आपको वापस किया है। एंड सिमिलरली अगर 500 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया तो मैं 12,500 रुपये आपसे ले लूंगा। अब इसमें आपका फायदा पता है क्या है, आपके टैक्सेस बच रहे हैं, ब्रोकरेज बच रही है, और मेरा फायदा पता है क्या है, आप हारने वाले हो, क्योंकि क्लाइंट तो कभी जीतता ही नहीं है। जीतता है तो मिलता नहीं, और मैं तो बदमाश आदमी, गुंडा आदमी, मेरे से कौन पैसे ले लेगा। अगर तुम जीतोगे भी तो भी मैं कहूँगा भाई ले ले, तुझे मेरा घर थोड़ी पता है। अब यही चीज़ इलीगल है, इसीलिए सेबी क्या बोलता है कि भाई डब्बा ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो रियल लाइफ में डब्बा ट्रेडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आ रहा है समझ में सर? इसका यहाँ पर आप वो कनेक्शन निकाल सकते हैं इस तरह से। पर मैं आपको बताना चाहूँगा डब्बा ट्रेडिंग बहुत चलती है एंड इसमें भोले भाले लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर डे 1 पे मैंने एक चीज़ समझाई थी, डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहना है। और यहाँ पर मैंने किसी का भला होते हुए देखा नहीं आज तक, किसी को कमाते हुए देखा नहीं मैंने आज तक। भूखी हमेशा कमाता है, ठीक है। और अच्छे लोग इस लाइन में मिलेंगे नहीं, सारे गंदे लोग मिलेंगे। तो आपको इस लाइन में नहीं जाना है। जिस दिन आपका कमाने का टाइम होगा वो पैसा लेके भाग जाएगा, पैसा देगा नहीं आपको। तो क्यों उन चक्करों में पड़ना है आपको, है ना। मार्केट कल 9:40 पर कहाँ पर होगी, क्या आप में से कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते आप पता है? क्योंकि आप नॉर्मल इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं। भगवान के अलावा दुनिया में कौन ये काम कर सकता है बताओ? कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपसे सेम सवाल पूछूंगा बट टेन्योर को थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 5 साल बाद मार्केट कहाँ पर होगी? क्या इसका जवाब कर पाएंगे आप? ऑफकोर्स सभी कर पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना जितना कठिन होता है, लॉन्ग टर्म में उतना ही आसान होता है। अभी हम कितने शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं? 1-1 सेकेंड की। कितना डिफिकल्ट हो गया? बहुत डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। लोग करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला होता है। तो गैम्बलर्स तो पता ही है क्या करते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट का पता है क्या मतलब है? जो भी आप लॉस करेंगे डेली बेसिस पर सेटल हो जाएगा। 10,000 जीते 10,000 अकाउंट में, 10,000 हारे उसी दिन अकाउंट से डेबिट, ठीक है। तो डेली सेटलमेंट। अब यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछो। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट
www.onlinenifm.com।